जियो जमाई राजा। सुबह 4:30 बजे जब उनकी सास नित्य स्नान ध्यान के लिए ऊपर के बेडरूम से नीचे आने के लिए निकली तो पुलिस की तरह ऐन मौके पर बिजली चली गई। अंधेरे में जीने पर पड़े केले छिलकों पर उनका पैर पड़ गया। उनकी चीख के साथ ही पूरा घर जाग पड़ा और आनंद फानन में उन्हें अस्पताल पहुंचाया गया। चोट तो ज्यादा नहीं आई थी, लेकिन बेचारे का दिल शायद कमजोर था, इसलिए फेल हो गया। खैर, यह तो होनी थी, होनी को कौन टाल सकता है। लेकिन इसी बीच एक अनहोनी हो गई। उसी रात ठाकुर अभय प्रताप के घर में एक चोर घुस आया। गेट पर खड़ा गार्ड शायद लघु शंका के लिए कोने में गया था। तभी मौका पाकर वह चोर गेट खोलकर धीरे से अंदर सरक आया। फिर बगीचे की झाड़ियों के पीछे छिपता छिपता रसोई के पिछवाड़े पहुंचकर खिड़की की ग्रिल निकालकर अंदर दाखिल हो गया। नीचे के सारे कमरों का चोर ने जायजा लिया। सब खाली थे। दूर बरामदे में एक नौकर खराटे भर रहा था। चोर ने एक एक करके सारा कीमती सामान उठाया और बड़ी सी गठरी बनाकर रख ली। अभी ड्राइंग रूम का काफी कीमती सामान बाकी था। वह दूसरी गठरी बनाने की फिराक में था कि तभी सामने सीढ़ियों पर होती आहट से उसके कान खड़े हो गए। वह फौरन ड्राइंग रूम में लगे मोटे पर्दे के पीछे छिप गया। नाइट बल्ब की धुंधली रोशनी में उसने देखा कि कोई भारी भरकम कद काठी का व्यक्ति जीने पर कुछ दूर तक आया, फिर झुक झुक कर कुछ इधर उधर रखा और वापस ऊपर लौट गया। कुछ देर तो चोर की सांस अटकी रही, लेकिन दोबारा जब कोई आहट नहीं हुई तो वह पर्दे से बाहर निकलकर अपनी दूसरी गठरी तैयार करने लगा। तभी अचानक किसी महिला की भयंकर चित्कार से पूरा घर जाग गया। बाहर गेट पर खड़ा गार्ड अपनी बंदूक लेकर अंदर की तरफ दौड़ा। जल्दी जल्दी में एक दो हवाई फायर भी कर दी। जरूर किसी चोर ने घर की किसी महिला का गला रेत डाला है। आवाज ही ऐसी चिंचियाती हुई थी, लेकिन अंदर जाकर उसे पता चला कि मेम साहब की माताजी सीढ़ियों से नीचे आ टपकी है। उधर चोर ने मामला नाजुक देखा तो दूसरी गठरी बनाना छोड़ पहली गठरी लेकर खिड़की फांद गया। गेट पर गार्ड भी नहीं था, सो आराम से गेट से बाहर आ गया। लेकिन फायर की आवाज सुन सड़क पर गश्त लगे रहे दो पुलिस वाले ने उसे थोड़ी दूर पर दर दबोचा। ठाकुर साहब के घर पर अब मातम पुरसी का दौर शुरू हो गया था। पुलिस महकमे के इतने आला अधिकारी की सास की मौत हुई थी। ठाकुर साहब भी एक हफ्ते की छुट्टी लेकर घर बैठ गए। साहब और मेम साहब दोनों सुबह नहा धोकर सफेद वस्त्र धारण कर एक दर्जन सफेद रुमाल लेकर सोफे पर पसर जाते। आते जाते लोगों के सामने मेम साहब वही रटी रटाई बातें दोहराती, आंसू गिराती, नाक साफ करती। उनका साथ देने के लिए ठाकुर साहब भी रुमाल नाक पर रखकर बीच बीच में सुन सुन करते रहते। बारी बारी से पुलिस वाले आते और ठाकुर साहब की दुखती रग पर हाथ रखते। पिछले 5 सालों से मेम साहब की मां ने लगभग पूरे घर का चार्ज अपने मजबूत हाथों में ले लिया था। उनके अनुसार उनकी अनुभवहीन नासमझ बेटी और ईमानदार पुलिस ऑफिसर उनके दामाद गृहस्थी चलाने योग्य नहीं थे। लिहाजा अपनी बेटी दामाद की गृहस्थी को दमदार बनाने की गरज से उन्होंने पिछले 5 सालों से सबकी नाक में दम कर रखा था। कहावत है कि मेरे पुत्र की बड़बड़ी अखियां, फिर ये तो साहब की सास की मातम फुर्सी की रस्म थी। दरोगा चरणदास अपनी टेढ़ी नाक सहलाते हुए नकिया रहा था। बड़ी ही नेक दिल थी अम्मा जी। मजाल है कभी किसी के साथ ऊंचा बोली भी हो। मुझे तो सच कभी अपनी माँ से भी इतना प्यार नहीं मिला जितना अम्मा जी से मिला था। पिछले साल चरणदास का हाथ थोड़ा तंग था, इसीलिए दिवाली पर सोने की गिन्नी की जगह वह मेवों के डिब्बों के साथ चांदी की गिन्नी लेकर अम्मा जी की
खिदमत में उपस्थित हुआ था। बस अम्मा जी ने आव देखा न ताव गिन्नी समेत मेवे का डब्बा खींचकर उसके मुंह पर मार दिया। नाक से खून बह निकला। साल भर होने को आया, लेकिन अब भी जब पूर्वा हवा चलती है तो चरणदास की नाक की हड्डी में दर्द होने लगता है। इंस्पेक्टर इसरार खान अपनी खिजाब लगी दाढ़ी खुजलाते हुए लखनवी अंदाज व अदब अदब के साथ अम्मा जी की मातम फुर्सी कर रहे थे। खुदा जन्नत बख्शे मरहूम को, क्या नयाब मोहतरमा थी जनाब। अल्लाह को भी न जाने क्या सूझी कि ऐसी पाकीज़ा और शरीर जवान खातून को हमसे छीन लिया। पिछली 5 सालों से आमों की फसल पर मलिहाबादी दशहरी आमों की पेटियां का नजराना पेश करने की जिम्मेदारी खान साहब पर थी। अम्मा जी एक एक पेटी गिन कर अंदर रखवाती। 2 साल पहले जब कीड़े के प्रकोप से मलिहाबादी आमों की पूरी फसल की चौपट हो गई थी, तब बेचारे खान साहब कहाँ से आम लाते। फिर भी बाजार से ऊंचे दामों में 2 पेटियां खरीदकर अम्मा जी की खिदमत में पेश की। पूरे सीजन में सिर्फ 2 पेटियां? यह कहते हुए अम्मा जी आग बबूला हो उठी और फिर तो अपनी निमकोड़ी जैसी जबान से ऐसी परंपरागत तमासिक गोलियां की बौछार की गई कि बेचारे खान साहब की रुख पनाह हो गई। लोग खामखा पुलिस महकमे को गोलियों की टकसाल कहा करते हैं। धीरे धीरे 1 हफ्ता बीत गया। जख्म भरने लगा और ठाकुर अभय प्रताप भी ऑफिस जाने लगे। इस बीच उन्हें यह खबर लग चुकी थी कि उनके चोरी हुए सामान समेत चोर पकड़ा जा चुका है। सामान की निशाख्त भी उनके मातहत कर्मचारियों ने कर ली थी। तकरीब सारा सामान उन्हीं मातहतों के खून पसीने की कमाई का ही तो था, जिन्हें उन्होंने तोहफे के शक्ल में अम्मा जी को भेंट किया था। चोर के साथ पुलिस वाले बेहद सख्ती से पेश आए थे। ठाकुर अभय प्रताप के सामने भी चोर की पेशी हुई। आखिर वह पुलिस के आला अफसर थे। वह भी देखना चाह रहे थे कि किस बंदे में इतनी हिम्मत थी जिसने उनके घर में सेंध लगाई। बेड़ियों में जकड़कर चोर को हाजिर किया गया। साहब की ओर देखते ही चोर चौंका। उन्हें तो पहले भी कहीं देखा है। कहाँ देखा है, यह याद कर ही रहा था कि सिपाही राम भरोसे ने एक जोरदार डंडा यह कहते हुए उसकी पीठ पर जमा दिया। ऐसे बकवा बना क्या देख रहा है बे? यही वह साहब है जिनके घर घुसने की तूने हिम्मत की थी। अब देख, साहब ही तेरी खाल में भूसा भरेंगे। बेचारा चोर मार खाए कुत्ते जैसा कुंकवाने लगा। तभी उसके दिमाग में एक बिजली कौंधी। वह ठाकुर अभय प्रताप के सामने बैठकर गिड़गिड़ाने लगा, मुझे बचा लीजिए माई बाप, मैं तो मामूली उठाई गिर हूँ। मैंने चोरी जरूर की है माई बाप, पर आपका सब सामान तो मिल गया है हुजूर। थोड़ी सजा देकर मुझे छोड़ दीजिए साहब। अबे तेरी तो ऐसी की तैसी। और सिपाही राम भरोसे ने दूसरा डंडा ठोका। सवाल तेरी चोरी का नहीं है ससुरे, सवाल है तूने हमारे साहब के घर घुसने की हिम्मत कैसे की। बेचारा चोर फिर फुंकवाने लगा और तेजी से ठाकुर का पैर पकड़कर बोला, साहब उस रात जब मैं आपके घर घुसा था तब आप ही थे ना जो रात में जीने के ऊपर केले के छिलके बिछा रहे थे। यह क्या बाय बक रहा है बे? एक ही हफ्ते की मार से दिमाग फेल हो गया है क्या तेरा? सिपाही राम भरोसे ने जूता उसके सिर पर जोर से ठोका, लेकिन अभय प्रताप सिंह का सिंहासन तो डोल गया था। फौरन सिपाही राम भरोसे को यह कहते हुए बाजार भेज दिया कि मुझे इस चोर से अकेले में कुछ बात करनी है। फिर तो चोर ने पूरा खुलासा किया, साहब उस रात जीने पर जब साहब आप 3 जगह झुककर केले के छिलके रख रहे थे तो यह खुशकिस्मत इंसान वही पर्दे के पीछे छिपा था। बाद में हवालात में ही मुझे पता चला कि साहब की सास की मौत केले के छिलके पर फिसल कर हुई थी। अब क्या था, पासा पलट चुका था। साहब ने आनन फानन में आदेश दे दिया
कि चोरी का सामान तो मिल ही चुका है, फिर बेचारे गरीब चोर को क्यों सजा हो। पूरा का पूरा महकमा इस अजीब फैसले के सकते में आ गया, लेकिन अब साहब ने खुद ही उसका गुनाह माफ कर दिया, तो फिर केस ही नहीं बनता ना। वह दिन और आज का दिन, महीने की पहली तारीख को वह चोर अपनी मूंछ पर ताव देता हुआ ठाकुर अभय प्रताप के घर के दरवाजे के सामने खड़ा उनका इंतजार करता है। उसके हाथ में दो चार केले रहते हैं। इंतजार करते करते वह पट्टा सामने की पुलिया पर बैठकर केले खाता जाता है और उसके छिलके पास में जमा करता जाता है। जैसे ही साहब बाहर निकलते हैं, वह एक हाथ में केले का छिलका हिलाते हुए दूसरे हाथ से उन्हें सलाम ठोकता है। ठाकुर अभय प्रताप इधर उधर नजर दौड़ाकर धीरे से उसके पास जाते हैं और जेब से कुछ रुपये निकाल उसके हाथ पर रखकर झट से गाड़ी में बैठ जाते हैं। गेट पर खड़ा गार्ड और ड्राइवर सब उस चोर की हिमाकत और ठाकुर साहब की दरियादिली देखकर सिर खुजलाते रह जाते हैं।